आज हम लेके आए हैं कॉमोडिटी मनी। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं मनी इवोल्यूशन का मनी इवोल्यूशन का पहला स्टेज मनी इवोल्यूशन का पहला स्टेज यानी कि कॉमोडिटी मनी। आज हम कॉमोडिटी मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉमोडिटी मनी यानी कि वस्तु मुद्रा क्या है। तो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, और इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा पिछले क्लास में जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। हमने पढ़ा था बाटा सिस्टम को लेकर के कि बाटा सिस्टम की क्या चैलेंजेस थी, यानी कि बाटा सिस्टम की जो चुनौतियां थी वो कौन कौन सी चुनौतियां थी। बाटा सिस्टम की चुनौतियां, तो बाटा सिस्टम की चुनौतियां में पहला ये था कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। बाटा सिस्टम की ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि सही दाम पर चीज़ों को ढूंढने व लेन देन की लागत बढ़ जाती है। तो बाटा सिस्टम की मैंने ये भी एक समस्या देखी थी। तीसरा समस्या हमने ये देखी थी कि नाशवान वस्तुओं का मूल्यह्रास, यानी कि जैसे टमाटर है, आलू है या फिर गोभी है, मतलब वो चीज़ें जो 2-4 दिन में, एक दिन में ख़राब हो सकती है, उन चीज़ों को हम कहते हैं कि वो नाशवान वस्तुएं हैं, यानी कि पेरिशेबल कमोडिटीज़ है, पेरिशेबल कमोडिटीज़। और चौथा हमने समस्या देखी थी कि श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता, इसका मतलब ये है कि जो आदमी जिस तरह का काम करना चाहता है वो उस क्या कहते हैं कि काम को प्रोत्साहन नहीं करता। ये बाटा सिस्टम की चौथी समस्या थी। तो बाटा सिस्टम की ये जो समस्याएं हैं, आवश्यकता को दोहरा संयोग नहीं तो व्यापार नहीं होगा, सही दाम पर चीज़ों को ढूंढने वाले ईंधन की लागत बढ़ जाती है, नाशवान वस्तुओं का मूल्यह्रास और श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। तो बाटा सिस्टम की इन समस्याओं को कारण ही क्या हुआ कि पैसों को जन्म दिया। यानी कि बाटा सिस्टम की इन समस्याओं ने क्या किया, पैसों को जन्म दिया और पैसे के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं कि मुद्रा के रूप में, सबसे पहले कॉमोडिटी मनी को प्रसिद्धि मिली। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब इंसान को आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो इंसान की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, है ना, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों के आविष्कार होती है। तो जब बाटा सिस्टम में ये चुनौतियाँ थी, ये चैलेंजेस थे, ये समस्याएं थी, और इन समस्याओं को कारण क्या हुआ कि सबसे पहले कॉमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा को, कॉमोडिटी मनी को पैसे के रूप में या मुद्रा के रूप में सबसे पहले प्रसिद्धि मिली। और यहीं से क्या होता है कि मनी की शुरुआत होती है, यानी कि मनी का इवोल्यूशन होता है, मनी की उत्क्रांति होती है। और मनी इवोल्यूशन में, मुद्रा की उत्क्रांति में कई स्टेजेस हैं, कई स्तर हैं। जैसे अगर कॉमोडिटी मनी की अगर बात की जाए तो कॉमोडिटी मनी यानी कि वस्तु मुद्रा, ये क्या है, मनी इवोल्यूशन का ये पहला स्टेज है। मनी इवोल्यूशन, मुद्रा उत्क्रांति, ये मनी इवोल्यूशन क्या है, कॉमोडिटी मनी इवोल्यूशन का पहला स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो मनी इवोल्यूशन का है वो है मेटालिक मनी, यानी कि धातु मुद्रा। तीसरा स्टेज है पेपर मनी, यानी कि आज के दौर में जितनी भी करेंसी का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कागज़ का नोट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो कागज़ के नोट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अपने 10 का करते होंगे, 20 का, है ना, उसके बाद फिर आप देखते होंगे कितने का, 50 का है, 100 का, 200, 500, 1000, 2000, ये सब के सब क्या है, पेपर मनी है, यानी कि कागज़ी मुद्रा। स्टेज 3 में फिर उसके बाद टोकन, यानी कि आज के दौर में जितने सिक्के हैं, चाहे 2, 5, 10, 20 जितने भी सिक्के हैं, वो सब के सब क्या है, टोकन कॉइन है। फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी या फिर फिएट मनी, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि मुद्रा उत्क्रांति यानी कि मनी इवोल्यूशन का ये 3rd स्टेज है। चौथा स्टेज में क्या होता है, चौथा स्टेज में यानी बैंक मनी यानी डिपॉजिट मनी, ये होता है। बैंक मनी, डिपॉजिट मनी,
ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये होता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है और इस पैसे को अगर मान लेते आपके पास अगर 500 रुपये हो, और इस 500 रुपये को अगर क्या करते हैं, इस 500 रुपये को अगर आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, उसी को कहा जाता है कि ये बैंक मनी है या फिर डिपॉजिट मनी है। तो ये मनी इवोल्यूशन का, ये जो मनी इवोल्यूशन है, मनी इवोल्यूशन का ये चौथा स्टेज है। उसके बाद पांचवा स्टेज है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ये एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ये आगे जा करके फिर हम सीखेंगे कि ये क्या होता है। ये जो स्टेज 2 है और स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, ये चारों के चार हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कमोडिटी मनी, यानी कि वस्तु मुद्रा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वस्तु मुद्रा है क्या। कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा। तो कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु को किसी वस्तु के मूल्य को मापने में या विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाए तो वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। फिर से, जब कोई वस्तु को, कोई स्पेसिफिक कोई वस्तु होगा, ठीक है, आपके पास सोने के टुकड़े हो सकते हैं या कोई स्पेसिफिक आपकी चीज़ है, और उस स्पेसिफिक चीज़ को अब हर चीज़ की वैल्यू को उससे मेज़र करते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपके पास क्या है कि सोने के टुकड़े हैं छोटे छोटे, है ना, सोने के टुकड़े हैं ये छोटे छोटे, ये सोने के टुकड़े हैं, और हर सोने के टुकड़े का आप उपयोग किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको 5 केजी अगर चावल चाहिए तो इस 5 केजी चावल के बदले क्या करेंगे कि आप एक छोटा सा सोना का टुकड़ा दे देंगे। तो वो जो 5 केजी का आपका चावल है वो क्या क्या उसकी वैल्यू को आपने किससे मेज़र किया? तो इस सोने के छोटे टुकड़े से आपने उस 5 केजी के चावल की वैल्यू को मेज़र किया। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई वस्तु को किसी वस्तु के मूल्य को मापने में, यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने में, या फिर विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाए, या फिर आप क्या कहते हैं किसी चीज़ के खरीदने के लिए आप किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। जैसे कि आयरन नेल, यानी कि लोहे की कील। तो लोहे की कील का भी एक ज़माने में इस्तेमाल होता था, यानी कि लोहे की कील को हर चीज़ की वैल्यू को मेज़र करते थे, आयरन नेल। दूसरा है बियर पेल्ट्स। बियर पेल्ट्स मतलब होता है कि भालू की खाल, भालू की खाल होता है। तो एक ज़माने में भालू की खाल को भी हर चीज़ की वैल्यू को मेज़र किया जाता था। दूसरा है कोको बीन्स। ये तो हमारा पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, कोको बीन्स। तो कोको बीन्स मतलब क्या होता है? कोको बीन एक एज़टेक सभ्यता थी, एज़टेक सिविलाइजेशन। ये कहाँ था? तो साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में कोको बीन्स को, यानी कोको बीन को, हर चीज़ की वैल्यू को मेज़र करते थे कोको बीन्स से। तो ये क्या कहते हैं कमोडिटी मनी का एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल था। चौथा एग्जांपल क्या है? वेल टीथ। वेल टीथ मतलब जो शार्क मछली होते हैं उनके दांत। एक आइलैंड है फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड में ये वेल टीथ को हर चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद है पांचवा गोल्ड नगेट्स। गोल्ड नगेट्स मतलब ये होता है कि सोने के छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि हर चीज़ की वैल्यू को जो ना सोने के छोटे छोटे टुकड़े से वो मेज़र करते थे, है ना। और उसके बाद था जो ये पांचवा हो गया, और उसके बाद ये क्या है हमारा छठा है, यानी कि 6 नंबर कॉरीज। कॉरीज मतलब होता है शंख। शंख मतलब आप देखते होंगे कि इंडियन पैसिफिक, शंख मतलब देखो जो छोटे छोटे वो होते हैं, शंख होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो आपको स्क्रीन पे फोटोज दिख रहे हैं इसको शंख कहा जाता है। तो ये क्या था कि जो इंडिया थे एंड जो पैसिफिक कंट्री जैसे लाइक सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, इन सब देशों में जो है कॉरीज का इस्तेमाल हुआ करता था। यानी कि उस ज़माने में हर चीज़ की वैल्यू को कॉरीज की संख्या से मेज़र करते थे, है ना। तो आखिरकार
कि ये जो कमोडिटी मनी है, कमोडिटी मनी सिस्टम है, तो कमोडिटी मनी सिस्टम आखिर ये फेल क्यों हो गई? ये सिस्टम जो है कोलैप्स क्यों कर गया? कोलैप्स करने की रीज़न ये है कि मान लीजिए आयरन नेल है, तो आयरन नेल अगर होगा तो मे भी हो सकता है कि सबका साइज जो है ना वो समान नहीं होगा, यानी कि समरूपता नहीं होगी। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आयरन नेल के साथ। बियर पेल्ट्स क्या है? बियर पेल्ट्स अगर ये है भालू की खाल, कि भालू की खाल ये है कि ये नाशवान है, यानी कि पेरिशेबल है। पेरिशेबल ये है कि अगर नमी आ जाए या फिर आज आपने रखा हो तो हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने के बाद ये खाल जो है ख़राब हो जाए। उसके बाद जो कहते हैं कोको बीन्स है, कोको बीन्स अगर सपोज दैट बहुत सारे कोको बीन्स रखे हुए हैं और उस पर अगर फंगस लग जाए, यानी कीड़े लग जाए, ख़राब हो जाए, तो भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी चीज़ से अगर हम हर चीज़ की वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं और यही अगर ख़राब हो जाए तो फिर हमारा इकोनॉमिक्स जो है अर्थव्यवस्था पूरा ख़राब हो जाएगा। वेल टीथ की बात करें, वेल टीथ मतलब जो वेल दांत है उसको जो है हर चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाहर के लोग यार क्या देखें ये क्या चीज़ है वेल टीथ, दांत के जो है ना दांत का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को हर चीज़ की वैल्यू को मापने के लिए। तो जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, इस वेल टीथ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भाई जो विदेशी व्यापार है, यानी कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, ये फॉरेन ट्रेड क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं गोल्ड नगेट्स की। तो गोल्ड नगेट्स मान लेते हैं कि गोल्ड नगेट्स है, यानी कि सोने के छोटे छोटे टुकड़े। तो इसमें भी क्या था कि समरूपता नहीं थी, कोई टुकड़ा छोटा था तो कोई बड़ा था। और दूसरा ये था अगर गोल्ड नगेट्स है तो गोल्ड है तो भाई इसमें शुद्धता है या नहीं, ये भी एक जो है ना टेंशन की बात थी, चिंता की विषय था। चौथा कॉरीज। कॉरीज मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि ज्वार भाटा आया समुद्र के किनारे, और ज्वार भाटा से समुद्र के किनारे बहुत सारे शंख आ गए। तो बहुत सारे शंख अगर आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? अगर क्या कहते हैं सब चीज़ की वैल्यू को मेज़र किया जाता है कॉरीज से, शंख से, तो लोग समुद्र में जाकर के क्या करेंगे, किनारे में जाकर के यही कॉरीज इकट्ठा करने लगेंगे। और इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा भाई, वो समझेगा यही पैसा है। और यही जब पैसा होगा तो क्या करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर को क्या करेगा, प्रमोट नहीं करेगा। यानी कि जो इंसान जो काम करना चाहता है उसको वो प्रमोट नहीं करेगा, कॉरीज सिस्टम। और दूसरा ये है, मैंने वही कहा कि अगर कॉरीज की संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो जाए लोगों के पास तो इसकी वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। और वो ज़्यादा कैसे होगा, मान लेते बहुत तेज़ लहर आई और बहुत सारे शंख जो है ना समुद्र के किनारे आके लग गए, तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनकी वैल्यू भी कम होता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण जो है समस्या हमने देख ली कि नाशवान यानी कि पेरिशेबल था, असमानता यानी कि समान नहीं था, और तीसरा था ये अशुद्धता यानी कि नॉट प्योर, शुद्धता नहीं थी। इन्हीं समस्या के कारण क्या हुआ कि जो कमोडिटी मनी है, कमोडिटी मनी सिस्टम थी, वस्तु मुद्रा का जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, है ना। ये क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, ये कोलैप्स कर गया। और जब कोलैप्स कर गया तो उनको लगा कि भाई अब क्या होना चाहिए। तो ये जो आपको गोल्ड नगेट्स दिख रहे हैं, यानी कि जो सोने के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें अगर प्रॉब्लम्स है असमानता की या फिर अशुद्धता की या नॉट प्योरिटी की, अगर असमानता की दिक्कतें हैं, तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसको क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, है ना। मेल्ट करके इसका क्या करते थे, कॉइन बना देते हैं, है ना, सिक्के बना देते हैं, सिक्के बना देते हैं। और यहीं से मनी इवोल्यूशन का सेकंड स्टेज शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं मेटालिक मनी। मेटालिक मनी कहा जाता है, यानी मनी इवोल्यूशन का ये सेकंड स्टेज है। मनी इवोल्यूशन का ये मेटालिक मनी क्या है कि इसमें जो यानी कि गोल्ड नगेट्स में जो दिक्कतें थी असमानता को, अशुद्धता को लेकर कि प्योर है कि नहीं है, समान नहीं है, तो भाई इसको हम अगर समान नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसको ये करना चाहिए कि भाई इसको मेल्ट कर दो, पिघला दो, और पिघला कर को उसको डाई में डाल करके एक फार्म में डाल करके सिक्के का इसका आकार दिया जाए, है ना। और इसी सिक्के को जो है ना कहा जाता है मेटालिक मनी। और यहीं से मनी इवोल्यूशन का सेकेंड स्टेज शुरू होता है।
ठीक है। अब एक शब्द आता है, एक वर्ड, जो ये है क्या, कॉमोडिटी मनी, सॉरी, ये है अंतर्भूत मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अंतर्भूत मूल्य यानी किसी भी वस्तु का अंतर्भूत मूल्य क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। जब किसी वस्तु को विनिमय के माध्यम के साथ साथ अन्य चीज़ों में परिवर्तन या बदला जा सकता हो, तो उस वस्तु को हम कहेंगे कि यह, इसके अंदर क्या है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे गोल्ड नगेट्स देखा, यानी कि सोने के छोटे छोटे टुकड़े। तो कोई टुकड़ा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, और सोना होगा तो इसमें कोई गारंटी नहीं कि शुद्धता होगी या नहीं। लेकिन अगर कोई सोने का छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोई बड़ा छोटा होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे कि मेल्ट तो मैंने कर दिया, और मेल्ट करने के बाद क्या करें, हमने सिक्का तो इसको बना दिया, जो मनी इवोल्यूशन का सेकंड स्टेज बनेगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस गोल्ड नगेट्स को किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने के लिए अगर गोल्ड नगेट्स यानी कि सोने के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं, तो क्या इसका दूसरा उपयोग हो सकता है? हो सकता है। तो ये जो सोने के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इसको क्या करें भाई, इसका नेकलेस बना दे, इसका क्या करें, गोल्ड नगेट्स का हार, गले का हार बना दे, है ना, या फिर कोई बर्तन बना दे सोने का। तो इसका दूसरा यूज़ तो है, यानी कि आप या क्या कर सकते हैं, या तो आप ये करें कि भाई कि हर चीज़ को खरीदने के लिए आप ये गोल्ड नगेट्स का इस्तेमाल करें, या फिर आप जो ना खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें, इस सोने को आप कोई और चीज़ बना दें, इससे आप हार बना दें, नेकलेस, बर्तन बना दें, या फिर जो है ना आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आयरन नेल का भी हो सकता है। अगर लोहे की अगर कील है, तो लोहे की कील को अगर आप पैसे के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो भाई इसकी जगह पे आप कोई वेपन बना सकते हैं, कोई हथियार बना सकते हैं। इसी तरह बियर पेल्ट्स भी होगा, इससे अगर पैसे के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो इसका आप कोई जूता वूता बना दो, खा ले तो खाल के जूता भी बन जाएगा। कोको बीन्स है, कोको बीन्स अगर क्या होता है कि इसका अगर लोग पैसे के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहें, तो कोको बीन्स को आप क्या कर सकते हैं, कन्फेक्शनरी बना सकते हैं, यानी कि कोई मीठी चीज़ है ना, चॉकलेट वगैरह बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो कमोडिटी मनी है, तो कमोडिटी मनी जितने भी है, इन सब के सब का क्या है, इसका एक आंतरिक मूल्य है, यानी कि अंतर्भूत मूल्य है। यानी अगर इसको हम पैसे के रूप में अगर इस्तेमाल करना चाहे तो पैसे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसका अन्य प्रयोग भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया। तो आज तक यहीं तक, और फिर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो है मेटालिक मनी, यानी धातु मुद्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसी के साथ हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।